और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका जागरूक था भारत में बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं, जहां पर मार्शल लॉ की वापसी हो गई है। मार्शल लॉ हटा लिया गया है। आपातकाल पहले लगाया गया था, लेकिन इसे हटा लिया गया है और इसे लेकर के संसद में बाकायदा वोटिंग भी हुई है। और देखिए, जो संसद में वोटिंग हुई है उसमें पक्ष की बात करें तो 0 वोट पक्ष में पड़े हैं और विपक्ष की बात करें तो 190 वोट विपक्ष में पड़े हैं। अब सीमाओं से जो सेना है वो भी वापस पीछे हटनी शुरू हो चुकी है। अब मार्शल लॉ वापस ले लिया गया है। साउथ कोरिया से ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। दक्षिण कोरिया में आपातकाल वापस वाली स्थिति आ चुकी है। राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ हटाने का ऐलान किया है। संसद में वोटिंग के बाद ये ऐलान किया गया। मार्शल लॉ के पक्ष में जिस तरीके से हमने आपको बताया कि 0 वोट्स हुए और मार्शल लॉ हटाने के पक्ष में 190 वोट। ऐलान होते ही राजधानी से सेना भी हट गई है। मार्शल लॉ वापस लिया गया है। सेना और लोगों के बीच में जमकर हालांकि जो टकराव है वो कहीं कहीं देखा जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। और अब बात करेंगे बांग्लादेश की धरती की। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसे लेकर के जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, क्योंकि जिस तरीके से सितम यूनुस सरकार और कट्टरपंथी ढाते हुए बांग्लादेश में नजर आ रहे हैं, ऐसे में हर कोई अब आवाज बुलंद करते हुए हिंदुओं के लिए मांग कर रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति बेहतर हो और इसमें हस्तक्षेप भी किया जाए। आवाजें बुलंद हो रही हैं। रिपोर्ट देखिए। हिंदुओं पर अत्याचार, यूनुस सरकार का दोहरा चरित्र, देश भर में यूनुस सरकार के खिलाफ गुस्सा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंसा के खिलाफ देश भर में गुस्सा है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में यूनुस सरकार अब राष्ट्रीय एकता का आह्वान करती हुई नजर आ रही है। वो भी तब जब वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों में लगातार इजाफा हो रहा है। तो वहीं अपने देश में अब इस हिंसा के खिलाफ लोगों ने सुर को बुलंद करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वीएचपी, बजरंग दल समेत तमाम हिंदू संगठन एक साथ प्रदर्शन करने वाले हैं। प्रदेश में अलग अलग जिलों में लोग बड़े पैमाने पर इकट्ठा होंगे और बांग्लादेश की सरकार का विरोध करेंगे। भोपाल में आज 2 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने की उम्मीद है। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ मध्य प्रदेश की व्यापारिक नगरी इंदौर में भी आज विरोध प्रदर्शन होने वाला है। इसमें इंदौर के आम नागरिकों और राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी की भी हिस्सेदारी रहेगी। इसी कड़ी में आगे बढ़े तो हिंदुओं पर अत्याचारों के विरोध में सकल हिंदू समाज उज्जैन में प्रदर्शन करेगी। रैली की शुरुआत दोपहर सामाजिक न्याय परिसर से शुरू होगी, जिसमें हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर बर्बरता और हिंदुओं के नरसंहार को लेकर फिरोजाबाद में सर्व समाज के लोग आज सड़कों पर उतरेंगे। आज दोपहर 12 बजे गांधी पार्क में सभी धर्म के लोग एक साथ विरोध प्रदर्शन करेंगे। विरोध की इस कड़ी में अगर आगे बात करें तो जयपुर में हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन करेंगे। बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न और नरसंहार के विरोध में आज जयपुर शहर में हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसकी शुरुआत शाम 4 बजे होगी। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर अब देश चुप नहीं बैठने वाला। देश भर में यूनुस सरकार को लेकर उबाल है और सभी हिंदू संगठनों का बांग्लादेश की सरकार से यही सवाल कि आखिर क्यों वो अपने देश में रह रहे निर्दोष हिंदू परिवारों को प्रताड़ित कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को शपथ लेंगे, लेकिन अपनी शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही उन्होंने गाजा में जो बंधक बनाए गए इजरायली लोग हैं उनको लेकर सख्त चेतावनी दे दी है और कहा है मिडिल ईस्ट को ये चेतावनी देते हुए कि गाजा में जिन लोगों को बंधक बनाया गया है उन्हें शपथ ग्रहण के पहले छोड़ दिया जाए। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे लेकर के उनका धन्यवाद भी किया है। देखिए, एक लंबा वक्त हो गया है। पिछली बार अक्टूबर में जिस तरीके से ये महायुद्ध शुरू हुआ था, कई लोगों को बंधक बनाया गया था और इसे लेकर के अब राष्ट्रपति बनने वाले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ी चेतावनी जारी की गई है। रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के पद के रूप में शपथ लेंगे। लेकिन अपनी शपथ से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के देशों को सीधी धमकी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर गाजा पट्टी में बंधक बनाए गए लोगों को उनके 20 जनवरी के शपथ ग्रहण से पहले रिहा नहीं किया गया तो मिडिल ईस्ट में तबाही मच जाएगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, पूरी दुनिया की इच्छा के विरुद्ध जाकर मिडिल ईस्ट में बंधकों के साथ हिंसक और अमानवीय व्यवहार हो रहा है। हर कोई इसकी चर्चा कर रहा है, लेकिन सिर्फ बातें ही हो रही हैं, एक्शन नहीं। मैं ये सच बता दूं कि अगर बंधकों को 20 जनवरी 2025 से पहले रिहा नहीं किया गया तो मिडिल ईस्ट में मानवता के खिलाफ अत्याचार करने वालों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो भी इसका जिम्मेदार है उसे अमेरिका के इतिहास में मिली हर सजा से कड़ी सजा मिलेगी। बंधकों को तुरंत रिहा करो। यहां ट्रंप ने 20 जनवरी की डेडलाइन इसलिए चुनी है क्योंकि ट्रंप इसी दिन से अमेरिका का कार्यभार संभालेंगे। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल हुए इजराइल पर हमले के दौरान हमास आतंकियों ने 250 लोगों को बंधक बना लिया था, जिसमें इजराइल अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। अभी गाजा में 101 विदेशी और इजरायली बंधकों में से आधे के जिंदा होने का अनुमान है। ट्रंप ने अपने बयान में सीधे मिडिल ईस्ट के देशों को धमकाते हुए कहा कि अगर बंधकों को 20 जनवरी 2025 तक रिहा नहीं किया तो मध्य पूर्व में तबाही मच जाएगी। वहीं हमास ने बंधकों की रिहाई के बदले युद्ध खत्म करने और गाजा से इजराइल की पूर्ण वापसी की मांग की है, जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, जब तक हमास का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता तब तक युद्ध जारी रहेगा। दरअसल इजराइल में भी बंधकों की रिहाई को लेकर नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है। बंधकों की रिहाई को लेकर ट्रंप के दिए बयान पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया है। I want to thank President Trump for his strong statement yesterday about the need for Hamas to release the hostages, the responsibility of Hamas, and this adds another force to our continuing effort to release all the hostages. Thank you, President Trump. इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद सैन्य कार्रवाई की थी। इजरायली हमले में अब तक 44,400 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और गाजा की ज्यादातर जनसंख्या विस्थापित हो चुकी है। अभी भी करीब 100 बंधक हमास की कैद में हैं, जिन्हें रिहा करने को लेकर प्रदर्शन हो रहा है और कई बार युद्ध विराम की नाकाम कोशिशें भी हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे बॉलीवुड के। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की मुश्किलें पोर्नोग्राफी केस में लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन्हें एक बार फिर से ईडी के द्वारा समन भेजा गया है। हालांकि इससे पहले भी ईडी ने 1 तारीख को समन भेजा था, 2 तारीख को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन राज कुंद्रा पेश नहीं हुए। अब ईडी ने दोबारा से राज कुंद्रा को समन भेजा है। देखना होगा सच का सामना करने के लिए राज कुंद्रा इस बार पेश होते हैं या फिर नहीं। रिपोर्ट देखिए। राज कुंद्रा के घर समेत 15 जगहों पर रेड मारने के बाद ईडी ने राज कुंद्रा को पूछताछ के लिए एक बार समन भेजा है। इससे पहले ईडी ने राज कुंद्रा को 1 दिसंबर को समन भेजा था और 2 दिसंबर को सुबह 11 बजे ईडी के मुंबई दफ्तर में पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा था। लेकिन राज कुंद्रा
पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे, जिसके बाद ईडी ने दूसरा समन भेजकर आज फिर पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। ये मामला पोर्नोग्राफी और एडल्ट फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। राज कुंद्रा को पूछताछ के लिए मुंबई बुलाया गया है। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को ईडी ने समन भेजा है और अब कुंद्रा को पूछताछ के लिए आना होगा। ये समन अश्लील कंटेंट मामले में दिया गया है। ईडी ने राज कुंद्रा को समन भेजकर आज पेश होने के लिए कहा है। राज कुंद्रा समेत इस केस से जुड़े सभी लोगों को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। 29 नवंबर को इस केस में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के घर ईडी की छापेमारी हुई थी।